Hello everyone, welcome back. Welcome to your English channel, Your English Guide. Dear friends and viewers, thanks for joining me on the channel. आप सभी का आपके अपने चैनल Your English Guide पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है. Dear all, आज मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश की पोएट्री सेक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे पोएट्री सेक्शन के द वेरी फर्स्ट पोएम द फाउंटेन के बारे में. बट बिफोर मूविंग टू द समरी ऑफ द पोएम, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पोएट. कविता की समरी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कवि के बारे में बताना चाहता हूं. दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज बीन रिटन बाय द अमेरिकन पोएट जेम्स रसल लोवेल, जिनको हम शॉर्ट में J.R. लोवेल भी कह सकते हैं. दिस poet is very famous all around the world and he has written on very topics in details and very beautifully. कवि ने बहुत अलग अलग विषयों पर कविताएं लिखी हैं और बहुत सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से उनका वर्णन किया है. यहाँ पर the poet has described the beauty of a running fountain. Once the poet got a chance to see a running fountain somewhere and he had described the beauty of that fountain in 3 different seasons. प्रिय छात्रों, इस कविता में कवि ने एक रनिंग फाउंटेन की सुंदरता का वर्णन किया है. एक बार कहीं पर कवि को एक चलता हुआ फाउंटेन दिख जाता है और वहां पर उसी फाउंटेन की सुंदरता को अलग अलग 3 मौसमों में उनका बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं. साथ में जो और उसकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिससे वो प्रभावित होते हैं और वो चाहते हैं स्वयं भी कि वो क्वालिटीज उनके स्वयं के व्यक्तित्व में भी हो, ताकि वो सदैव एक्टिव रहें, फ्रेश रहें, एनर्जेटिक रहें एंड कीप एस्पायरिंग फॉर मूविंग ऑन द पाथ ऑफ द प्रोग्रेस. और वो हमेशा जीवन के प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहें और प्रयास करते रहें. So without wasting much of the time, let's move to the main summary of the poem. But before that, I would like to say, if you like the video, don't forget to subscribe the channel and share it with your friends also. So guys, let's move to the summary. जो कवि ने 3 मेन सीजन्स का वर्णन किया है, उसमें सबसे पहले सनशाइन की बात की है, धूप के दिन की बात की है. तो इन दिस सीजन ही सेज, बहुत सुंदरता से उन्होंने इस सीजन का वर्णन किया है, इस मौसम का वर्णन किया है. एंड ही सेज दैट इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट. यहाँ पर जेम्स रसल लोवेल ने फुहारे को दिन के समय, रोशनी के समय देखा है और वो देखते हुए कहते हैं कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी जब मैं उसको फवारे को, फाउंटेन को लाइट में देखा, दिन में देखता हूं, तो वो जो है ना रोशनी से भरा हुआ है. लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट, और वो सुबह से शाम तक बिना रुके, बिना थके, किसी भी चीज की परवाह किए बिना चलता रहता है, उछलता रहता है और दिन रात अपना काम करता रहता है. दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन ऑल्सो. ये फाउंटेन की एक मूल विशेषता भी है जिससे प्रभावित होता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सीजन. अब हम दूसरे मौसम की बात करते हैं, जहां पर कवि ने दूसरे मौसम की बात की है, एंड दैट इज मूनलाइट. यहाँ पर कवि को फाउंटेन को एक चांदनी रात में देखने का मौका प्राप्त होता है, तो वहां पर वो उसको बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है. एंड ही हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ दैट फाउंटेन वेरी ब्यूटीफुली इन दिस कमिंग लाइन्स. और आने वाली लाइनें में देखिए कितनी सुंदरता से जो कवि है वो उसकी मूनलाइट में किस प्रकार देखिए व्याख्या करता है. ही सेज इनटू द मूनलाइट whiter than snow, wavings of flower like when the winds blow. यानी वो कहता है, यहाँ पर कवि इन शब्दों के माध्यम से कहना चाहता है कि एक फाउंटेन जो है वो रात में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है, और जब उसके अंदर से, फाउंटेन के अंदर से हवा बह करके निकलती है तो ही मूव्स लाइक अ फ्लावर, वो एक फूल की भांति लहराता हुआ दिखाई देता है, लहराता है. सो ही डिस्क्राइब्स वेरी ब्यूटीफुली the season. Now let's move to the third season. अब हम बात करते हैं तीसरे मौसम के बारे में, जहां पर कवि ने बड़ी सुंदरता से फाउंटेन का स्टारलाइट में वर्णन किया है कि अगली बार उसको फाउंटेन जो है सितारों की रात में देखने का अवसर प्राप्त होता है, तो वहां पर भी वो बड़ी खूबसूरती से, उसकी ब्यूटी से प्रभावित होता है और उसको बड़े शानदार तरीके से उसको व्यक्त करता है शब्दों में. व्हाट ही सेज, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं into the starlight rushing in spray, happy at midnight and happy by day. यहाँ पर वो कहता है कि जो फाउंटेन है वो बिना रात की, बिना दिन की परवाह किए हुए एक स्प्रे के रूप में काम करता रहता है, और वो बिना रुके, बिना थके काम करता है. ये उसकी निरंतरता है. ही एनर्जेटिक, ही इज एक्टिव एंड
रनिंग ऑल द टाइम, उसकी जो कंटिन्यूटी है, सीजलेसनेस यानी बिना रुके और बिना थके काम करने की जो क्वालिटी है, द पोएट इज वेरी इंप्रेस्ड विद दिस क्वालिटी ऑल्सो। ना उसके अतिरिक्त वो जो है लेखक और भी बहुत सारी उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि द फाउंटेन इज फुल ऑफ नेचुरल एनर्जी एंड नोबडी कैन स्टॉप दिस, यानी जो फाउंटेन है उसमें एक प्राकृतिक ऊर्जा है जिसको कोई रोक नहीं सकता है, और वो निरंतर अपनी इस एनर्जी का प्रयोग करते हुए ऊपर की ओर बहता रहता है। हालांकि वो बदलता भी रहता है लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा सेम रहता है और बिना रुके, बिना थके, बिना किसी मौसम की परवाह के निरंतर वो चलता रहता है। इन्हीं क्वालिटीज को देख करके फाइनली द पोएट विशेस, यहाँ पर इन विशेषताओं को देख करके कवि भी स्वयं ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि काश मेरे व्यक्तिगत पर्सनैलिटी में भी, मेरे अपने व्यक्तिगत चरित्र में भी इसी प्रकार की ये विशेषताएं हों। that he even the poet wants to be active, energetic and creative and keep working all the time like the fountain। और वो कवि चाहता है कि मैं भी फाउंटेन की तरह एनर्जेटिक रहूं, ऊर्जा से भरपूर और निरंतर काम करता रहूं, बिना रुके, बिना थके, और उसी की तरह प्रकृति के पथ पर सदैव अग्रसर रहने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूं। So this is all about the poem. So now we will move to the activity session, dear friends. I hope you enjoyed this video session. आप लोगों को आनंद आया होगा निश्चय ही। I would like to advise you कि आप इसको करने के बाद में टेक्स्ट को पढ़ें and I am sure that you are going to learn it forever। आप इसको पढ़ने के बाद और टेक्स्ट को पढ़ें और सुनने के बाद में फिर से आप एक बार वीडियो देखें तो आप हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हैं। See you very soon in the एक्टिविटी सेशन, जहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होगा पोएट्री सेक्शन का और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंजॉय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो सेक्शन थोरली। सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है एक्टिविटी सेशन में। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो सेशन को एंजॉय किया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द एक्टिविटी सेशन एंड हियर आई विल लेट यू नो योर एग्ज़ाम पैटर्न। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स में और आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे ध्यान से एंड तक तो निश्चय ही आपको ये एक बहुत ही स्ट्रेस बस्टर आपको साबित होने जा रहा है। आपको एग्ज़ाम फोबिया और एग्ज़ाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कीप वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो एंड ऑडियो टिल द लास्ट। बने रहिए मेरे साथ में। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ पोएट्री सेक्शन विद यूपी बोर्ड। आइए यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा पोएट्री का मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले प्रिय मित्रों, ये आपको जो पोएट्री सेक्शन है इट कैरीज 7 मार्क्स इन ऑल। ये आपको 7 नंबर हैं और वो 7 नंबर का बाइफर्केशन कैसे है ये आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है आपका वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है और उसमें आपको एक स्टांजा दिया गया होता है फ्रॉम योर पोएम गिवन इन कोर्स। आपके कोर्स में दी गई किसी भी कविता का एक स्टैंजा दिया गया होता है। उस स्टैंजा का मतलब पद्यांश यानी कविता का एक छोटा सा अंश जिसमें लगभग 4 लाइनें होती हैं। एंड दिस स्टैंजा इज़ फॉलोड बाय 2 क्वेश्चंस। और इस स्टैंजा के नीचे 2 सवाल दिए गए होते हैं, 2 प्रश्न दिए गए होते हैं जिनका आपको उसके ऊपर दिए गए लाइनों के आधार पर उत्तर करना होता है। इसमें किस प्रकार के सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं आइए मैं उससे भी आपको परिचय करा दूँ। नंबर 1 जनरली जो क्वेश्चन होता है, नंबर 1 क्वेश्चन जो होता है वो होता है नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, यानी आपको जो ऊपर स्टैंजा दिया गया होता है उसकी कविता का नाम और उसके कवि का नाम लिखना होता है। नेक्स्ट इज़ पोएम रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके बाद में पोएम से संबंधित प्रश्न होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए समझने का प्रयास करें। विच सीजन ऑफ द डे इज़ मैंशनड हियर, दिन का कौन सा समय यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उसमें कवि ने जो भी वर्णन किया है, चाहे वो सनशाइन है, मूनलाइट है, स्टारलाइट है, उसके हिसाब से आप उसको पढ़ करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हाउ डज़ द फाउंटेन बिहेव इन द विंड, यानी फाउंटेन जब हवा चलती हो तो कैसे वो व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हाउ डज़ इट लुक इन द मूनलाइट, वो मूनलाइट में कैसा दिखाई देता है।
इसके अतिरिक्त तो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन विच अट्रैक्ट्स एंड मोटिवेट द पोइट। कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं जिनसे कवि प्रभावित होता है इस कविता में। तो ये इस प्रकार आपका स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये आपका 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी 2 सवाल होंगे और 2-2 नंबर का 2 सवाल हैं ये, यानी 4 नंबर यहाँ पर आपको स्टेंजा से मिल सकते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर इसको ऑडियो को सुनिए, तो निश्चय ही आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट योर फुल मार्क्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल हैव इन योर पोएट्री सेक्शन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। आपका दूसरा टाइप क्या होगा बोर्ड एग्जाम्स में पोएट्री से, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको किसी भी कविता का जो आपके कोर्स में दी गई है उसका सेंट्रल आइडिया या समरी लिखने के लिए कहेंगे। और सवाल किस तरह से होगा कि आपको 2 कोई चॉइस दे दी गई होंगी। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया द सैम ऑफ लाइफ एंड द फाउंटेन, ये 2 कविताएं आपके कोर्स में हैं, ये आपको दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम गिवन बिलो। नीचे 2 जो कविताएं दी गई हैं उनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया या समरी लिखिए। दोनों का मतलब एक ही है, सेंट्रल आइडिया, समरी या थीम, तीनों में से कुछ भी आए आपको घबराना नहीं है, तीनों का मतलब एक ही होता है और आपको उसको लिख देना है। लेकिन इसके बाद एक और चॉइस होती है आपको, और मीन्स होता है अथवा। आपको एक विकल्प मिलेगा, उसमें क्या विकल्प होता है कि आपको कविता की 4 लाइनें और लिखकर आप उसको पूरा कर सकते हैं। इसके 3 नंबर होते हैं, 3 मार्क्स, इट कैरीज 3 मार्क्स। ये जो प्रश्न है आपका ये 3 नंबर का होगा और इसमें आप कोई 2 में से एक कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, राइट एनी 4 लाइन्स फ्रॉम द पोएम गिवन इन योर बुक, यानी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी कविता अगर होगी तो उसमें से 4 लाइनें आपको लिखनी हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा यहाँ पर, दैट यू शुड ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 8 लाइन्स। आपको कम से कम 8 लाइनें याद करनी चाहिए और वो भी एक साथ होनी चाहिए, 4 लाइनें एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 कहीं से ऐसे कर ली, 4 एक कविता की होनी चाहिए और 4 एक कविता की। इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको समझा दूँ कि इसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है कि डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। 4 लाइनें जो आपको लिखनी है वो आपको वो नहीं लिखनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आई हैं, बल्कि वो उससे अलग होनी चाहिए। इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई 4 लाइनें याद की और वही बाय चांस आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं, तो आपके आने वाले 3 मार्क्स जो हैं वो आप मिस कर देंगे। सो बेटर यू लर्न 8 लाइन्स। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप 8 लाइनें याद करें, ताकि जो भी आपकी 4 लाइनें जो याद की हुई हैं अगर वो भी एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो उसके अतिरिक्त जो आपने 4 लाइनें याद की हैं वो लिख के आप 3 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। एंड इन दिस वे यू कैन सिक्योर 7 मार्क्स इन ऑल फ्रॉम योर पोएट्री सेक्शन इन क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल, ये सब आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। और अगर संभव हो तो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं या एग्ज़ाम्स हैं आप उनको सॉल्व करके देखें, वहाँ जा कर के देखें। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। सो स्टे विद मी, कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड एंड जॉइन मी ऑन द चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट with your friends if you like it. Thank you very much. Have a nice time. Thank you. God bless. Take care.